Impacts of uprising of 1857 1857 के विद्रोह के प्रभाव का वर्णन करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी के शासन का अंत होना। 1857 में जो विद्रोह हुआ, जब उसकी जांच की गई तो कंपनी को उसका दोषी माना गया, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। क्योंकि 1757 से लेकर 1857 तक जो भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रोश था, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ब्रिटिश कंपनी को माना ब्रिटिश सरकार ने। इसलिए कंपनी को एक शासन को समाप्त करके भारत का जो शासन था वो सीधे इंग्लैंड की महारानी के हाथों में दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन की स्थापना। अब क्या होता है 1858 में, जैसा कि हमने ऊपर वर्णन किया है कि भी कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और यहाँ पे शासन चलाने के लिए सीधा महारानी या इंग्लैंड के सम्राट के हाथ में दे दिया जाता है। वो एक व्यक्ति को यहाँ अपॉइंट करते हैं जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव। वो क्या होता है, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उसकी पावर होती है और वो अपने कार्यों के प्रति इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी सहायता के लिए भारत के प्रशासन को चलाने के लिए एक इंडिया काउंसिल नामक संस्था भी बनाई। दो हुए ना यहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल के 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 8 सदस्यों को महारानी या सम्राट द्वारा मनोनीत किया जाएगा और 7 सदस्यों को डायरेक्टर्स द्वारा चुना जाएगा। ये 15 सदस्य अपने सभी कार्यों के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी होंगे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। उसकी पावर एक कैबिनेट के मंत्री के बराबर होंगी। तो इस प्रकार से कंपनी के शासन को समाप्त करके 1858 में भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी के हाथ में दे दिया गया और इंग्लैंड की महारानी ने यहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, जिसको भारत राज्य सचिव कहा जाता था, उसकी नियुक्ति कर दी और उसकी सहायता के लिए एक इंडिया काउंसिल नामक संस्था बनाई। इंडिया काउंसिल जिसके 15 सदस्य थे, 8 मनोनीत किए जाते थे बाय महारानी और 7 बाय द डायरेक्टर, इलेक्टेड बाय द डायरेक्टर्स। ये 15 सदस्य, इसकी सहायता से ये इंडिया काउंसिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत का प्रशासन अब कंपनी की जगह ये आ गए। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम, एंड ऑफ चेंज इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गवर्नर जनरल। अब भारत में जब 1773 में भारत में पहली बार 1757 के बाद अंग्रेजी हुकूमत आई तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की उपाधि दी जाती थी। पहले भारत में गवर्नर जनरल, भारत में सबसे पहले 1773 में वारेन हेस्टिंग्स, फिर 1833 में एक एक्ट बनाया जिस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अलग और भारत का गवर्नर जनरल अलग, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत हो गया था जिससे प्रशासन चलाने के लिए कंपनी को बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। इसलिए 1833 के एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल अलग और बंगाल का गवर्नर जनरल अलग। अब 1858 में क्या होता है, 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की पदवी को बदल के उसको वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा लॉर्ड कैनिंगम 1856 से 58 और भारत का प्रथम वायसराय भी वही रहेगा क्योंकि वो 56 से 58 और 58 से 61, ये उसका कार्यकाल था 7 वर्षों का। तो अंतिम पहले 2 सालों में तो रहा वो अंतिम गवर्नर जनरल, अगले सालों में रहा वो फिर पहला वायसराय। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंगम का नाम आएगा। अब गवर्नर जनरल को बदल के यहाँ पे वायसराय कहा जाने लगा। एक अंत का क्वेश्चन आता है, भारत के अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय 1947 में कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम
वायसराय कौन थे? प्रथम भारतीय श्री राजगोपालाचार्य है। तो ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट लेंगे हम एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल राजवंश का पतन। वैसे तो जनरली मुगल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, क्योंकि उसके बाद सभी अयोग्य उत्तराधिकारी आए थे। उनमें 1707 में इन्हें बहादुर शाह प्रथम, 7 से 12, 12 से 13 जानदार शाह, 13 से 18 फर्रुख सियर, 18 से 48 मोहम्मद शाह रंगीला जिसको कहते हैं, 1848 से 1748 तक, 1739 में नादिर शाह ने ईरानी शासक ने आक्रमण किया था ना, तख्त ले गया था, उसी के टाइम में हुआ था वो। फिर 1748 से 1854 अहमद शाह, 54 से 59 आलमगीर द्वितीय, यहां से देखिए द्वितीय शुरू हो जाते हैं। 59 से 1806 मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, 1806 से 1837 अकबर द्वितीय। केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र उसके गिने जाते हैं। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1837 से 1863 तक, 1858 में अंग्रेजों ने उसको क्रांति के दौरान उसको अरेस्ट कर लिया था और हुमायूं के मकबरे में उसको बंदी बना के रख दिया था, और उसके सामने ही उसके 2 बेटे और 1 पोते को गोली से उड़ा दिया था। तो 1800 उसको वहां से रंगून जेल में भेज दिया गया, जहां 1863 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अब इसका ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा मुगल साम्राज्य का, मुगल राजवंश का अंत होना। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। 1857 से पहले ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में एक जैसी समान एजुकेशन, 1757 से लेकर 1857 तक सभी समान एजुकेशन, एक जैसी शिक्षा नीति लगाई। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं करा। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया। उन्होंने भारतीयों में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। 1857 की विद्रोह में उन्होंने, वैसे तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलजुल के भाग लिया था, लेकिन हिंदू और मुसलमानों ने जो मिलजुल के भाग लिया, तो भविष्य में दोबारा ऐसा विद्रोह ब्रिटिश सरकार को ना फेस करना पड़े, इसलिए उन्होंने इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। और जो 1857 के विद्रोह के दौरान मुसलमानों पे जो अत्याचार हुए, उन अत्याचारों के लिए दोषी हिंदुओं को बताया, और इस प्रकार से हिंदुओं के प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुए, उसके लिए दोषी मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार ने दोनों ही हिंदू और मुसलमानों के सामने एक दूसरे का विरोधी बताया। इन फ्यूचर आगे चल के ये गैप इतना बढ़ गया, जिसका परिणाम हुआ पाकिस्तान का निर्माण, पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1947 में भारत पाकिस्तान 2 अलग राज्य है। ये 1857 से जो पॉलिसी चली 1947 तक, इसने हिंदू और मुसलमान के बीच में इतना अंतर कर दिया कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो 2 टुकड़े बन गए, इसको एक को हिंदुस्तान और एक को पाकिस्तान कहा था। नेक्स्ट लेंगे हम एक्ट ऑफ 1858 एंड 1861। 1858 का अधिनियम क्या था? इस अधिनियम के साथ तहत भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधा इंग्लैंड की महारानी के हाथों में दे दिया गया। इंग्लैंड की महारानी ने इस प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियुक्त किया, और उसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल नामक एक राजनीतिक संस्था बनाई। ये दोनों मिलकर भारत का प्रशासन चलाते थे। इसके अकॉर्डिंग टू 1858 एक्ट एंड अदर 1861, ये क्या था? ये पहली बार भारतीय को, इस एक्ट के तहत भारतीयों को कानून निर्माण काउंसिलों का सदस्य बनाया गया। इंग्लैंड की महारानी ने आदेश किया कि भी भारतीयों को भी स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, राज्य और केंद्र दोनों दर्जों पे कानून निर्माण काउंसिलों की सदस्यता दी जाए। इतिहास में ये पहली बार 1861 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट लेंगे हम राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। भले ही 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर, देसी राजाओं ने, जनसाधारण ने, सबने मिलजुल कर भाग लिया। हालांकि क्रांति असफल रही, लेकिन इसका महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा, भविष्य में आगे चल के राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जिसका परिणाम 1947 में दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों को आजादी मिली।
ये हो गए इसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम सोशल एंड रिलीजियस इंपैक्ट, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सबसे पहले लेंगे अपॉइंटमेंट ऑन हायर पोस्ट ऑफ इंडियंस। इससे पहले उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना। कंपनी के शासन के दौरान भारतीयों में समान योग्यता होने पर भी अंग्रेजों के समान पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन इंग्लैंड की महारानी ने ये नियम बना दिया कि समान योग्यता होने पर भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। पहला इसका सामाजिक एवं धार्मिक प्रभाव। सेकंड लेंगे रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध। इसके दौरान हिंदू और मुसलमानों के संबंध 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इस कारण डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण अब इनके संबंध बिगड़ते गए। ये इस हद तक बिगड़ गए कि आगे चल के 1947 में दो अलग देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे द सेकुलर पॉलिसी। 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड की महारानी ने भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की इससे पहले जो यहाँ ईसाई मिशनरियां यानी कि ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म के प्रचारक, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी भारतीयों को जबरदस्ती उन पे प्रेशर डालते थे ईसाई बनने का। लेकिन कंपनी का शासन जैसे ही समाप्त हुआ, इंग्लैंड की महारानी ने सेकुलर पॉलिसी को यहाँ लागू कर दिया, जिसके तहत अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास में सबसे पहले 1857 में बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में लंदन की तर्ज पे विश्वविद्यालय खोले गए। जो 1856 में मैग्ना कार्टा जो लॉर्ड डलहौजी के दौरान वुड डिस्पैच ने सिफारिश करी थी ना, वुड डिस्पैच पत्र के तहत उसने कहा था भी, उसने सर्वे किया भारत में और उसका निर्णय लिया सर्वे करके कि भी भारत में भी लंदन की तर्ज पे बड़े शहरों पे विश्वविद्यालय खोले जाएं। उसके परिणाम स्वरूप 1857 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास तीनों बड़े शहरों में विश्वविद्यालय खोले गए। उसके बाद 1882 में हंटर कमीशन, सर हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया, जिसने भारत का भ्रमण किया और उसने भ्रमण के दौरान सर्वे के बाद उसने इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत में स्कूल एवं माध्यमिक स्कूल एवं कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे पहले प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक शिक्षा जिसको बोलेंगे, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। इस हंटर कमीशन की सिफारिश पे 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब पीयू जिसको बोलेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसके बाद आगे चल के 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ईयू, ये विश्वविद्यालय इसमें स्थापित किए गए हंटर कमीशन की सिफारिश पर। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर। थर्ड पे लेंगे हम इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति के आर्थिक प्रभाव। सबसे पहले लेंगे हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण ब्रिटिश सरकार ने, हालांकि हमारा शासन कंपनी के हाथों से खत्म होके इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया था, इसके बावजूद भी वो केवल डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड में रहा, लेकिन फिर भी यहाँ के अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी भारतीयों का आर्थिक शोषण करने से बाज नहीं आए। उन्होंने हर वो साधन अपनाया जिससे भारतीयों के धन को अधिक से अधिक मात्रा में इंग्लैंड की तरफ प्रवाह किया जा सके। इसके लिए उन्होंने भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन, यानी कि उन उद्योगों को सहायता नहीं दी जिन उद्योगों का कंपटीशन भारत इंग्लैंड के उद्योगों से था। उन उद्योगों पे उन्होंने अधिक से अधिक कर लगाए और उनके इसके अलावा उन्होंने यहां से कच्चे माल के रूप में यहाँ पे निर्यात, एक्सपोर्ट टैक्सेस जीरो कर दिया। उन्होंने निर्यात कर हटा दिया, मुक्त व्यापार प्रणाली को अपनाया, जिससे अधिक से अधिक भारत का धन इंग्लैंड में, यानी कि कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उन्होंने चाय, पटसन, जूट, कपास, इनको टैक्स फ्री कर दिया गया। ये फसलें थी क्योंकि इनसे उद्योगों के लिए
कच्चा माल प्राप्त होता था, इसलिए उन्होंने जिन फसलों से कच्चा माल मिलता था उन पे टैक्स नहीं लगाया, उनका टैक्स फ्री कर दिया। अगर उन पे टैक्स लगाते तो भारतीय उद्योग उनके कंपटीशन में फाइट में आ जाते, इसलिए उन्होंने उत्पादों पे जिनसे कच्चा माल मिलता था उन पे उनको टैक्स फ्री कर दिया। तो हर तरीके से उन्होंने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि सुधार। कृषि सुधारों में कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद अतिरिक्त एडिशनल जो टैक्सेस थे वो फार्मर से, किसानों से हटा दिए गए। 12 वर्ष तक जिस भी किसान की काश्त, जो भी किसान काश्त करता था, खेती करता था, उसको उसका मालिकाना हक दे दिया गया। 1859 में एक कृषि किराया नामक एक नियम बनाया, जिसके तहत किसानों पे कर, वो किराया जिसको हम पट्टा बाधा बोलते हैं, वो फिक्स कर दिया गया। उसको अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ब्रिटिश अधिकारी उसको बढ़ा नहीं सकते थे। उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने सेंट्रल कोर्ट में, केंद्रीय न्यायालय में जाना पड़ता था। तो ये किसानों के हक में उन्होंने फैसले किए। 12 वर्ष तक जो किसान काश्त कर रहा है उसको मालिकाना हक दे दिया, अतिरिक्त करों को हटा दिया एवं कृषि किराए को फिक्स कर दिया। इसके बाद लेंगे हम इंक्रीज इन फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अतिरिक्त बल सेना का प्रयोग किया। इसके तहत जो राजकीय कोष पर घाटा हुआ, उस घाटे को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे इंग्लैंड के वित्त मंत्री विल्सन को भेजा। विल्सन ने पूरे भारत का दौरा किया और दौरा करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमें ब्रिटिश सरकार ने क्या करना चाहिए, इस फाइनेंशियल जो हमारे को घाटा हुआ है, वित्तीय जो घाटा हुआ है, इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ तो ओल्ड टैक्सेस को, पुराने करों को बढ़ाना चाहिए और कुछ नए कर लगाने चाहिए, तभी हम इसकी बराबरी कर पाएंगे। तो उसके लिए उसने क्या किया, कृषि करों को बढ़ा दिया, कुछ नए कर लगाए, नए करों में व्यापारियों पे लाइसेंस कर लगा दिया। इसके अलावा जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 300 रुपए होती थी, उस प्रति व्यक्ति पे भी कर लगा दिया उन्होंने। तो विल्सन के सुझाव के अनुसार इस 1857 में जो विद्रोह को दबाने के लिए जो पैसा खर्च हुआ, उस पैसे की भरपाई पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ नए कर लगाए, कुछ पुराने करों में वृद्धि करके इसको बराबर किया। ये इसके आर्थिक प्रभाव रहे। फाइनल पॉइंट लेंगे हम, मिलिट्री इंपैक्ट्स, सैनिक प्रभाव। सबसे पहले लेंगे annexation of troops and company and crown, यानी कि कंपनी की सेना का सरकारी सेना में विलय। 1858 के एक्ट के तहत यहां से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, कंपनी की सेना को सरकारी सेना में मिलाया जाता है। इससे पहले यहां दो तरह की सेना होती थी, एक कंपनी की सेना, एक सम्राट की सरकारी सेना। कंपनी की सेना में जो कंपनी भर्ती करती थी वो भारतीयों को भी भर्ती करती थी एवं अंग्रेजों को भी भर्ती करती थी, लेकिन सरकारी सेना होती थी जो सम्राट की, उसकी भर्ती इंग्लैंड में ही होती थी। कंपनी की सेना की भर्ती भारत में होती थी और इस कंपनी की सेना में भारतीय और अंग्रेज दोनों होते थे। लेकिन सरकारी सेना में जो सम्राट की सेना होती थी उसकी भर्ती भी इंग्लैंड में होती थी और केवल अंग्रेज ही भर्ती की जाते थे और वहां को भर्ती करके ट्रेनिंग देने के बाद उनको जरूरत पड़ने पर भारत में भेजा जाता था। अब ऐसा नहीं रहा, अब कंपनी की सेना को समाप्त करके उसको सम्राट की सरकारी सेना में विलय कर दिया। ये इसका पहला सैनिक प्रभाव। नेक्स्ट लेंगे हम डिक्रीज ऑफ इंडियन इन आर्मी, भारतीय सैनिकों का सेना में कम करना। 1861 में इन्होंने एक अधिनियम बनाया। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो भारतीय सैनिकों ने शुरुआत की थी। भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने 1861 में अधिनियम बनाया। उस अधिनियम के तहत भारत में 2:1, इट्स मीन भारतीयों की संख्या अंग्रेजों के आधे से कम होनी चाहिए। भारतीयों सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से आधे से कम होनी चाहिए। तो उन्होंने इस अनुपात के तहत भारतीयों की संख्या कम कर दी ताकि भविष्य में दोबारा विद्रोह ना हो। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम, अपॉइंटमेंट ऑफ गोरखा एंड सिख्स इन आर्मी।
1857 को विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोरखों एवं सिखों का साथ लिया था। अब भारतीय सैनिकों की बजाय वो गोरखों और सिखों को ज्यादा महत्व देते थे, इनको ज्यादा विश्वसनीय मानते थे। अब 1857 के विद्रोह के बाद अब ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि भी हम भारतीय सेना में गोरखों और सिखों को अधिक भर्ती करेंगे, भारतीय हिंदू सैनिकों को, ब्राह्मण सैनिकों को कम भर्ती करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है। और इन फ्यूचर ब्रिटिश सरकार को ऐसी पोजीशन को फेस ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने ये स्टेप्स फॉलो किए, यानी कि गोरखों और सिखों को इंडियन आर्मी में भर्ती किया। अब निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। भले ही ये सफल नहीं हुई, लेकिन इसका भारतीय इतिहास में बहुत ही दुर्गामी प्रभाव पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चल के राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और 1947 में राष्ट्रवाद के जन्म के कारण राष्ट्रीय आंदोलन चला और 1947 में भारत आजाद हुआ। ये इसका प्रभाव रहे 1857 की क्रांति के। अब इसमें कोई डाउट रहेगा किसी स्टूडेंट्स को?